भारत के दिल में पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से एक खामोश जंग जारी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसका रुख बदल रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों से एक ऐसी खबर आई है जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत अपने सबसे पुराने और सबसे मुश्किल आंतरिक सुरक्षा खतरे को खत्म करने के बेहद करीब पहुंच गया है? आज हम इसी मुश्किल लड़ाई की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस दशकों पुराने विद्रोह की जड़ों को समझेंगे। फिर सरकार की जो नई जवाबी रणनीति है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे दिलों और दिमागों को जीतने की कोशिशें काम कर रही हैं। और हाँ, बस्तर में जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट क्यों है, ये भी देखेंगे। फिर आंकड़ों से पूरी तस्वीर साफ करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसकी जड़ें दशकों पुरानी सामाजिक और आर्थिक शिकायतों में है और इसने कई पीढ़ियों को अपनी चपेट में लिया है। हम बात कर रहे हैं वामपंथी उग्रवाद के, जिसे नक्सलवाद भी कहा जाता है। ये सीपीआई माओवादी का एक सशस्त्र आंदोलन है। इसका असर जिन इलाकों में है उन्हें रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादातर मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। असल में ये वो इलाके हैं जहां विकास की रफ्तार बहुत धीमी रही और यहीं जमीन, संसाधन और पहचान की लड़ाई ने एक ऐसे असंतोष को जन्म दिया जिसने इस विचारधारा के लिए जमीन तैयार की। और इस पूरे रेड कॉरिडोर का सेंटर पॉइंट, उसका दिल रहा है छत्तीसगढ़ का बस्तर। यहाँ के घने मुश्किल जंगल दशकों से माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि ये एक तरह से उनकी पैरेलल सरकार का केंद्र था। एक ऐसा इलाका जहां से वो विकास के कामों को रोकते थे और सीधे सीधे भारतीय राज्य को चुनौती देते थे। तो सवाल ये है कि इस दशकों पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, सरकार की रणनीति में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब बात सिर्फ बंदूक का जवाब बंदूक से देने की नहीं है। अब एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया जा रहा है। एक ऐसा तरीका जो समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस नई रणनीति के आप कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जो बिना रुके और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए जा रहे हैं। इससे माओवादियों पर लगातार दबाव बना हुआ है। दूसरा है विकास, दूर दराज के गांवों तक सड़कें, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स पहुंचाना ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। तीसरा, उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ना, उनकी आर्थिक कमर तोड़ना। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, वो है सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, यानी उन कैडरों को एक मौका देना जो हिंसा छोड़कर वापस आना चाहते हैं। और इस नई अप्रोच को एक मजबूत पॉलिटिकल विल का भी साथ मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री का ये बयान कि 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ये एक डेडलाइन सेट करता है जो दिखाता है कि सरकार अब इस लड़ाई को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितनी सीरियस है। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, ये दिलों और दिमाग में भी लड़ी जा रही है। तो चलिए अब रणनीति के उस हिस्से को देखते हैं जो हाल की सफलताओं में सबसे अहम रहा है, यानी कैडरों को वापस मुख्यधारा में लाने की कोशिश। और इस कोशिश का सबसे बड़ा जरिया है पुना मगेम पहल। ये गोंडी बोली का शब्द है जिसका मतलब होता है नया रास्ता या नई सुबह। और ये नाम ही काफी कुछ बताता है। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि एक तरह का वादा है उन लोगों से जो हिंसा का रास्ता छोड़कर एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो ये नई सुबह आती कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है हिंसा को छोड़ना और हथियार डाल देना। जैसे ही कोई ऐसा करता है, सरकार की तरफ से तुरंत 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही उनके सिर पर जो इनाम होता है वो भी उन्हें दिया जाता है और जो हथियार वो सरेंडर करते हैं उसके लिए भी अलग से पैसा मिलता है। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है। सबसे जरूरी कदम आखिरी है, उन्हें समाज में वापस बसाना, उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि वो एक नई और शांतिपूर्ण जिंदगी शुरू कर सकें। और इसी पूरी रणनीति का असर, इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा सबूत हमें हाल ही में बस्तर के जंगलों में देखने को मिला। एक ऐसी घटना जो शायद इस लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल सकती है। सुकमा और बीजापुर जिले, यहाँ एक साथ 51 माओवादी कैडरों ने सरेंडर कर दिया।
अब ये 51 का आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें 24 महिला कैडर थीं, जिन्हें अक्सर संगठन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये सिर्फ नंबर्स का कम होना नहीं है, ये माओवादी विचारधारा में आई एक बड़ी दरार का साफ संकेत है। जरा सोचिए, इन 51 लोगों पर कुल मिलाकर 1,61 लाख रुपए का इनाम था। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ये कोई नए भर्ती हुए लड़ाके नहीं थे। ये संगठन के पुराने, तजुर्बेकार और अहम सदस्य थे, और इनका जाना माओवादियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और उन्होंने सिर्फ खुद सरेंडर नहीं किया, वो अपने साथ हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी लेकर आए। इसमें AK-47 जैसी राइफलिंग, ग्रेनेड लॉन्चर्स और बहुत सारे विस्फोटक शामिल थे। सोचिए, हर एक हथियार जो अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, वो एक मुमकिन हमले को रोकता है और माओवादियों की ताकत को सीधे सीधे कम करता है। पर ये 51 कैडरों की कहानी सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो चलिए अब जरा बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये समझने के लिए कि ये लहर असल में कितनी बड़ी है। सिर्फ पिछले 2 सालों की बात करें तो अकेले बस्तर रेंज में ही 2400 से ज्यादा माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। इसको इस तरह से देखिए, ये करीब करीब एक पूरी बटालियन के बराबर है, जो बिना एक भी गोली चले लड़ाई से बाहर हो गई। और इस साल तो ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ा है। सिर्फ जनवरी 2024 से अब तक 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, करीब 1900 को गिरफ्तार किया गया है और 2500 से ज्यादा ने सरेंडर किया है। जब आप इन तीनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, ऑपरेशन में कामयाबी, कानूनी कार्रवाई और सरेंडर पॉलिसी, तो आपको समझ आता है कि ये विद्रोह पर एक चौतरफा दबाव है जो उसकी कमर तोड़ रहा है। लेकिन इन अच्छे आंकड़ों के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब हम शायद सबसे मुश्किल दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये है आखिरी दौर, द फाइनल पुश। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अभी भी करीब 300 से 350 हार्डकोर, ट्रेन और पूरी तरह से विचारधारा से जुड़े कैडर जंगलों में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो शायद आखिर तक लड़ेंगे, और इस आखिरी लड़ाई का मैदान भी छत्तीसगढ़ ही बनने वाला है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी और सबसे साफ टारगेट है CPI माओवादी की टॉप लीडरशिप। इन्हें बिग 4 के नाम से जाना जाता है। ये वो लोग हैं जो अभी भी इस खत्म होते आंदोलन में जान फूंकने में लगे हैं, और जब तक ये बड़े नेता सक्रिय हैं, तब तक इस चिंगारी के फिर से भड़कने का खतरा बना रहेगा। तो आज हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ सुरक्षा बलों की बढ़ती कामयाबी, दूसरी तरफ विकास की दस्तक और तीसरी तरफ घर वापसी का वादा। क्या ये तीनों मिलके बस्तर में हमेशा के लिए शांति ला सकते हैं? क्या दशकों के अंधेरे के बाद बस्तर के जंगलों में सच में एक नई सुबह हो रही है? इसका जवाब तो वक्त ही लिखेगा, लेकिन हाँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की किरणें इस घने अंधेरे को चीर रही हैं।